बीजांड में अंदर की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। सारी संरचना को अब हम यहीं से समझेंगे। देखिए, बीजांड जो होता है दो आवरणों से घिरा हुआ होता है। दो आवरणों से बीजांड लगभग घिरा हुआ होता है। यानी कि जो एक बीजांड होता है वो सामान्यतः द्विअध्यावरणीय होता है। जो बाहर की तरफ ये आवरण पाए जा रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अध्यावरण। ये जो बाहर की तरफ आवरण पाए जा रहे हैं इनको हम कहते हैं अध्यावरण। यानी कि एक सामान्य बीजांड दो अध्यावरणों द्वारा घिरा हुआ होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? अध्यावरण। बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसे हम कहेंगे बाह्य अध्यावरण, और अंदर की तरफ जो पाया जाएगा उसे हम कहेंगे अंतः अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण। अंतः अध्यावरण। बाहर की तरफ बाह्य अध्यावरण, अंदर की तरफ अंतः अध्यावरण। ऊपर की तरफ एक आधारीय भाग पाया जाता है। एक आधारीय भाग पाया जाता है जो कि खाली व्यवस्था में होता है, बिल्कुल खाली होता है जगह, उसे हम कहते हैं निभाग। और इसका एक बहुत ही प्रचलित नाम है निभाग का, वो है चलाजा, या कुछ लोग इसे कैल्जा भी कहते हैं। ठीक है, तीन चीजें हमने अब तक पढ़ी, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण और निभाग। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि अध्यावरण के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्यावरणीय, यानी कि जिसमें एक भी अध्यावरण नहीं पाया जाता, वो होता है अध्यावरणीय। दूसरे प्रकार होते हैं एक अध्यावरणीय, और तीसरा प्रकार होता है जो हम पढ़ रहे हैं द्विअध्यावरणीय, यानी कि जिसमें एक भी अध्यावरण नहीं पाया जाता वो अध्यावरणीय, जिसमें एक पाया जाता है वो एक अध्यावरणीय, और जिसमें दो पाए जाते हैं वो दो अध्यावरणीय कहलाता है। अब देखिए, मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा जो ये निर्मित होता है इसे हम कहते हैं बीजांड काय। किसे हम बीजांड काय कहेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से ये जो संरचना होती है मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। ये जो संरचना होती है मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा मिलकर बनी होती है, इसे हम कहते हैं बीजांड काय। मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित बीजांड का यह क्षेत्र बीजांड काय कहलाता है, या काय का मतलब होता है गुहा। गुहा यानी कि स्पेस, सीलोम इसे हम कह सकते हैं। बीजांड काय इसे हम यहाँ पर बोलेंगे, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बीजांड काय। निभाग की एक और परिभाषा हम आपको बताते हैं। बीजांड काय के ऊपर की ओर खाली भाग या बीजांड काय के आधारीय भाग में जो खाली भाग पाया जाता है उसे हम निभाग कहते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे एक पतली नलिका जैसी संरचना होती है जिसे अध्यावरण नहीं ढक पाते हैं। अब इसमें कहाँ ऐसी संरचना है जिसे अध्यावरण नहीं ढक पा रहे हैं? वो संरचना यहाँ है। ये जो संरचना है यहाँ पर अध्यावरण नहीं आ पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहेंगे इसे हम? बीजांड द्वार हम इसे बोलेंगे। बीजांड द्वार के बाद में बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग हो ही गया, या बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में जो भाग पाया जाता है उसे निभाग कहते हैं। अब देखिए, बीजांड द्वार के समीप एक संरचना पाई जाती है जो कि बाद में जाकर मादा यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। ये है भ्रूण कोश। अभी इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा भ्रूण बीजाणु जनन और मादा यौगिक, उसमें आपको पता चलेगा कि भ्रूण कोश आगे जाके मादा यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए आप, बीजांड द्वार आपका हो गया, बीजांड काय आपका हो गया, निभाग आपका हो गया। अब हम भ्रूण कोश के अंदर की संरचना का अध्ययन करेंगे। भ्रूण कोश के अंदर निभाग की तरफ
3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, निवाहक की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो केंद्र की तरफ लटकी हुई अवस्था में होती हैं। इन कोशिकाओं को हम पृथ्वीमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम पृथ्वीमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है जिसे हम अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। दोनों तरफ 3-3 कोशिकाएं पाई जाएंगी। निवाहक की तरफ जो पाई जाएंगी वो पृथ्वीमुखी कोशिकाएं कहलाएंगी। बीजांड द्वार की तरफ जो पाई जाएंगी वो अंड समुच्चय कहलाएंगी। अंड समुच्चय में एक कोशिका नाशपाती के आकार के समान की होती है, इसे हम अंड कोशिका कहते हैं। और बाकी 2 कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अंड समुच्चय में नाशपाती के समान के आकार की कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। ये जो कोशिका है ये अंड कोशिका कहलाएगी। ये जो कोशिका आपको दिख रही है ये अंड कोशिका कहलाएगी और बाकी 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी। देखिए, एक चीज़ आप मादा युग्मकोद्भिद में पढ़ेंगे कि इन दोनों से एक अगुणित केंद्रक निकल करके मध्य में एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और यह द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है और मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है इसी द्वितीयक केंद्रक के विभाजन द्वारा होगा। ठीक है, ये जो 2 केंद्रक हैं इन दोनों कोशिकाओं से एक कोशिका जाएगी और मध्य में आके केंद्रक का निर्माण कर लेगी। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। मुझे लगता है बीजांड की संरचना लगभग पूर्ण हो चुकी है। एक बार और आप देख लें कि जो बीजांड होता है वो किस प्रकार पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यह है बीजांड की संरचना। शुरू से हम देखते हैं बीजांड में एक मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। यह है बीजांडकाय। बीजांडकाय बाहर से 2 आवरणों द्वारा घिरा हुआ होता है। बाहर के आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं, अंदर के आवरण को अंतःध्यावरण कहते हैं। इसके बाद में आपने देखा कि जो बीजांड का जो सारा जो सिस्टम है यानी कि जो सारा ढका हुआ होता है बीजांड, लेकिन उसमें एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर अध्यावरण नहीं पहुँच पाते हैं, उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। ये है आपका बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत भाग में जो खाली भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं निवाहक। बीजांड के अंदर एक मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के रूप में संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। भ्रूण कोश के अंदर निवाहक की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं को हम पृथ्वीमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उसे हम अंड समुच्चय कहते हैं। नाशपाती के आकार की जो संरचना पाई जाती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। और जो बाकी 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। बीजांड 6 प्रकार के आपकी बुक में दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार आपको बता दूं 6 प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ऋजु बीजांड पाया जाता है, दूसरा आपका प्रतीक बीजांड पाया जाता है, तीसरा अर्धप्रतीक पाया जाता है, चौथा कुंडलित बीजांड पाया जाता है, पांचवा वक्र बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार से एक और बीजांड पाया जाता है छठा, जिसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। इसमें 21 अवस्था में पाए जाते हैं। वो हम आपको ज़्यादा लंबा हो जाएगा चैप्टर, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। बुक में से आप देख सकते हैं वो इस आधार पर पाए जाते हैं। निवाहक और बीजांड द्वार के जो समकोण या रेखा के आधार पर ये बीजांड पाए जाते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। बीजांड की संरचना आपको समझ में आ गई होगी और मैंने आपको बताया था कि बीजांड की संरचना से एक संरचना निकलेगी जो आगे जाके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगी। वो संरचना है भ्रूण कोश। हम पढ़ेंगे पहले गुरु बीजाणु जनन। जिस प्रकार हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा उसी प्रकार अब हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, लघु बीजाणु जनन का भी इसके साथ साथ मैं आपके लिए रिवीजन करा दूंगा। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। यानी कि आप कह सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण गुरु बीजाणु जन्म कहलाता है। गुरु बीजाणु जन्म के अंदर कोई भी कोशिका प्रपस्व कोशिका की भांति कार्य कर सकती है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, गुरु बीजाणु जन्म में कोई भी कोशिका प्रपस्व कोशिका की भांति कार्य कर सकती है। प्रपस्व कोशिका क्या क्या होती है? कुछ कोशिकाएं गाढ़े जीव द्रव्य बड़े आकार के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, वो कोशिकाएं प्रपस्व कोशिकाएं कहलाती हैं। देखिए, आपने पढ़ी थी दो प्रकार की कोशिकाएं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका या पराकोष भित्तीय कोशिका, और सेकंड आपने पढ़ी थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है आपकी, उससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इसी में आपको दोनों टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत ही सामान्य तरीके से, जिससे आप नीट तक के एग्जाम में आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किससे होगा? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। इस गुरु बीजाणुजन मात्र कोशिका में लगातार कई अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजनों के पश्चात 4 गुरु बीजाणुओं के एक चतुष्क का निर्माण होता है। जैसा कि आपने लघु बीजाणुजन में पढ़ा था कि 4 लघु बीजाणुओं का समूह चतुष्क कहलाता है, उसी प्रकार यहाँ भी एक 4 गुरु बीजाणु वाले चतुष्क का निर्माण होगा। इसे आप कह सकते हैं टेट्राड या चतुष्क। इस चतुष्क में देखिए क्या होता है, ये जो 3 कोशिकाएं हैं ऊपर की, ये हिरासित हो जाती हैं, यानी कि ये अपहासित हो जाती हैं, अपने आप ये नष्ट हो जाती हैं। और ये जो लास्ट की कोशिका बचती है, ये होती है गुरु बीजाणु कोशिका, जो कि सक्रिय गुरु बीजाणु की भांति कार्य करती है। सक्रिय यानी कि जो आगे मादा यौगिक के निर्माण में भाग लेगा, वो यही सक्रिय गुरु बीजाणु होगा। ये सक्रिय गुरु बीजाणु को हम एक नाम से और जानते हैं, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रचलित नाम है। इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश मात्र कोशिका। सक्रिय गुरु बीजाणु को ही भ्रूण कोश मात्र कोशिका कहा जाता है। और यहाँ तक आपका हो जाता है गुरु बीजाणु जनन, और इससे आगे इसी में जुड़कर आपका स्टार्ट होगा मादा युग्मकोद्भिद। अब देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मादा युग्मकोद्भिद। बहुत ही संक्षेप में और विशिष्ट रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है। यह है मादा युग्मकोद्भिद। किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण चालू होता है? जिस प्रकार लघु बीजाणु जन्म में लघु बीजाणु जन्म की या लघु बीजाणु की जो प्रथम कोशिका, या कह सकते हैं जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, वो क्या होती है? लघु बीजाणु या परागकण होती है। उसी प्रकार देखिए, गुरु बीजाणु जन्म में मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है, उसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। जो ये प्रथम कोशिका होगी, जो मादा युग्मकोद्भिद यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है, मादा युग्मकोद्भिद यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, वो होती है सक्रिय गुरु बीजाणु। यही होगी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। इसमें देखिए, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पहले 2 केंद्रक बनते हैं, उसके बाद में इसमें और केंद्रक बन जाते हैं। ऊपर की तरफ 2 केंद्रक और नीचे की तरफ 2 केंद्रक। ये केंद्रक क्या करते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश मात्र कोशिका यही यहाँ पर आ जाएगी। इसमें विभाजन होगा, विभाजन के पश्चात ये 2 बन जाएंगे। यहाँ पर फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, और फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। 4 कोशिका अथवा 4 केंद्रक यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। उसके बाद में यह गुरु बीजाणु पोषण प्राप्त करता रहता है, पोषण प्राप्त करके बड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के जब ये और एक विभाजन द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। किस प्रकार करता है, अभी हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से 8 केंद्रकों का निर्माण करता है, और 8 केंद्रकों से 8 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अंत में आप पढ़ेंगे, जो कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन होगी चैप्टर की, 8 केंद्रक यहाँ पर बनेंगे। अब आप देखिए 8 केंद्रक कैसे बन रहे हैं? 2 में विभाजन हो गया, 8 बन गए। इसके बाद में क्या होता है? प्रथम विभाजन द्वारा
दोनों के केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। निभाग और बीजांड द्वार, अभी आपने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। बीजांड की संरचना में निभाग और बीजांड द्वार दोनों विपरीत स्थिति पर होते हैं और यहाँ पर विभाजन होने के पश्चात 4-4 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं अभी आप देखेंगे। ये 4-4 हो गए। 4 होने के बाद में आप देखिए ये क्या करते हैं। जिस प्रकार भ्रूण कोश में आपने देखा अंड समुच्चय बनता है, नाशपाती के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पृथ्वी की कोशिकाएं नीचे की ओर लटकी हुई होती हैं। मध्य में अब देखिए यहाँ पर 4-4 हैं, यहाँ से एक एक केंद्रक निकलेगा और बीच में एक बड़े केंद्रक का द्विगुणित का निर्माण करेगा, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। मैंने अभी आपको बोला था इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये होगी। 4-4 यहाँ पर है, एक एक आएगा, मध्य में 2n का निर्माण करेगा। ये आपका कहलाएगा प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो कि अभी आपने देखी थी। यह आपका कहलाएगा अंड समुच्चय और अंड समुच्चय के पश्चात इसमें नाशपाती के आकार की कोशिका अंड कोशिका कहलाएगी और 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी। ठीक है। अब और मध्य में जो केंद्रक पाया जाएगा वो द्वितीयक केंद्रक कहलाएगा। अब ये द्वितीयक केंद्रक जो है बाद में जाके क्या करता है, ये द्वितीयक केंद्रक ये भ्रूण कोश जो पाया जाता है यही मादा एवं कोश की भांति कार्य करता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं इस प्रकार लटकी हुई होती हैं, अंड समुच्चय यहाँ पर उपस्थित होता है। अब देखिए इसमें कितनी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं होती हैं 8। यहाँ 8 कोशिकाएं हैं, दोनों निर्मित करके एक केंद्रक संयुक्त बनाएंगे, द्वितीयक केंद्रक कहलाएगा। लिख भी देता हूँ एक बार में, ये हुआ आपका द्वितीयक केंद्रक। और 8 कोशिकाएं आपने यहाँ पर गिन ली, 8 कोशिकाएं, 4 और 4 8, लेकिन 2 कोशिकाएं मिलकर एक केंद्रक बनाती हैं। तो क्या हुआ, केंद्रक तो हो गए आपके 7 और कोशिकाएं कितनी हो गई 8। यही लाइन इस गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोश विधि की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि भ्रूण कोश कैसा होता है। भ्रूण कोश होता है 7 केंद्रकी एवं 8 कोशिकीय होता है। अधिकांश जो आवृत बीजी होते हैं उनमें इसी प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है, तो 7 केंद्रकी और 8 कोशिकीय होता है। इसी के साथ आपका होता है यह चैप्टर समाप्त। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे फर्स्ट, सेकंड और इनसे संबंधित अदर कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए आपके प्रश्न, वार्षिक एग्जाम्स में आए हुए आपके प्रश्न, पीछे की ओर दिए हुए आपके प्रश्न, यानी कि वो पूरी जो सीरीज होगी लेक्चर की, एक जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन सीरीज पर आधारित होगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल यूनिक बायोलॉजी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लगातार हमसे जुड़े रहें।